अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को क्यों स्टडी करते हैं और रदरफोर्ड कौन थे। 1911 में रदरफोर्ड ने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए सिर्फ एटॉमिक मॉडल के लिए, तब जाकर उन्होंने एटॉमिक मॉडल अपनी पेश की, तो इसलिए इसको नाम दिया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसको एक्सप्लेन किया। अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, तो रदरफोर्ड ने जो चीज़ें डिस्कवर की अपने मॉडल में वो क्या थी। सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एक एटम में न्यूक्लियस मौजूद होता है और हमें ये भी बताया कि प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस डिस्कवर किया उन्होंने, उसमें बताया कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सेकेंड उन्होंने बताया एटम में बहुत ज़्यादा खाली जगह मौजूद है, एटम में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। ठीक है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। इन तीनों रीजंस की वजह से हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी करते हैं। अब सवाल ये है कि रदरफोर्ड ने एटम के बारे में ये तीनों फैक्ट्स को कैसे डिस्कवर किया और ये मॉडल पेश किया। ठीक है। तो आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि उसने गोल्ड मेटल फॉइल ली थी, ठीक है, और उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो अब हमें ये एक्सपेरिमेंट जानना है कि क्या एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, ठीक है, और क्यों परफॉर्म किया। रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ों को जानना चाहता था। एक तो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक पोलोनियम लिया। पोलोनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। पोलोनियम लिया और उसको बंद कर दिया एक लेड बॉक्स में। दूसरा जो टूल इसने इस्तेमाल किया, गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड मेटल फॉइल लिया जो सराउंडेड था जिंक सल्फाइड के। गोल्ड मेटल फॉइल सराउंडेड बाय जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है। और ये हो गया गोल्ड फॉइल। तो अब सवाल ये है कि उसने पोलोनियम को ही क्यों लिया। तो इसने पोलोनियम को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो पोलोनियम है वो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स आर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पोलोनियम प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड ये कि पोलोनियम को उसने लेड बॉक्स में क्यों प्लेस किया, क्या वजह थी कि पोलोनियम को उसने लेड बॉक्स में रखा। पोलोनियम के जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर ना हो, इस वजह से उसने उसको लेड बॉक्स में प्लेस किया। तो अब क्या होगा, ये लेड बॉक्स तमाम अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही रास्ते से बाहर निकलेंगी और मूव करेंगी गोल्ड मेटल फॉइल पर। अगर वो लेड बॉक्स यूज़ नहीं करता तो क्या होता कि पोलोनियम जो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो स्कैटर हो जाते। वो चाहता था कि अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करेगा गोल्ड मेटल फॉइल पर, तो इसीलिए उसने इसको लेड बॉक्स के अंदर इंक्लोज किया, जो कि इसके अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक ही रास्ते से तमाम अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकलने देगा। अब तीसरी चीज़ ये कि इसने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज़ किया। तो गोल्ड फॉइल को इसने इसलिए यूज़ किया है, गोल्ड इज़ अ मोस्ट मैलेबल एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हम गोल्ड की थिन शीट्स को बना सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड मेटल फॉइल की थिन शीट ही क्यों यूज़ की, क्योंकि थिन शीट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो लेस चांस था कि अल्फा पार्टिकल्स गेट एब्जॉर्ब, तो हमें यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब नहीं कराना था। ठीक है। जब भी रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल की थिन शीट की थिकनेस 0.004 सेंटीमीटर थी, तो इस थिन शीट की थिकनेस 0.004 सेंटीमीटर थी। इतनी थिन थी ये कि ये अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी। तो जब ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हमारे रिजल्ट्स के चांसेस हैं वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। अब तीसरी चीज़ जो उसने इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में, क्या वो था जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन का इस्तेमाल इसने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जिंक सल्फाइड स्क्रीन के पास यूनिक क्वालिटी है। वो क्या क्वालिटी है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल्स जिंक स्क्रीन पर टकराएंगे, जब चार्ज पार्टिकल कोई भी हिट करेगा तो क्या करेगा, ये स्पॉट ग्लो करेगा, एक रोशनी सी होगी कुछ देर के लिए, उसके बाद वो अपना एक मार्क छोड़ देगा, यानी कि स्क्रीन पर कहीं पर भी मार्क छोड़ देगा। उसके बाद क्वालिटी ये भी है कि हम जब वो मार्क छोड़ देगा तो हम इसकी स्टडी बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की, कि जिसमें उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये तीनों डिफरेंट टूल्स का यूज़ किया। अब ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने परफॉर्म कैसे किया, अब हमें ये देखना है। ठीक है। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, एंड देन ऑब्जर्वेशन, देन कंक्लूजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए अपने एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस की तरफ कि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था। रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल फॉइल पे
अबाउट 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स रेज की बमबारी की। ठीक है, कितनी? 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स की जब बमबारी की तो उसने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल की जो पिक्चर्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स की पिक्चर्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी की। अबाउट 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जिनकी बमबारी की गई गोल्ड मेटल फॉइल पर, और गोल्ड मेटल फॉइल की जो थिकनेस है वो याद रखिएगा 0.004 सेंटीमीटर्स की थिकनेस। ठीक है, जब इसने ये बमबारी की तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर अल्फ़ा पार्टिकल्स के निशान नज़र आने शुरू हो गए। तो अब यहाँ आती है बात किसकी? ऑब्जर्वेशन की। यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करनी थी। रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर क्या ऑब्जर्वेशंस की? नंबर फर्स्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल अबाउट 19,990, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास्ड हुए उनकी तादाद थी 19,990। ये बिल्कुल स्ट्रेट पास्ड हुए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो उसने देखा, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉलर एंगल। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एट ए स्मॉलर एंगल से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की थी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड बैक। तो कुछ अल्फा रेज ऐसी थी जो वापस की तरफ वापस मुड़ गई, वो वापस मुड़ गई। ठीक है, ये उसने ऑब्जर्व किया था, ये तीन चीज़। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक अराउंड 1 अल्फा पार्टिकल। टोटल 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की गई थी, जिसमें से 19,990 रेज जो है वो स्ट्रेट पास हो गई और अबाउट 1 रे ऐसी थी जो डिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, ये हो गई क्या? ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बातें हैं कंक्लूजन पे। रदरफोर्ड ने अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन जो है वो हमें दी। ही कंक्लूडेड द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है? खाली है। जब भी अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड मेटल फॉइल से ईजिली पास्ड हो गए थे, स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है, सेकेंड उन्होंने जो कंक्लूड किया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड एन एटम बिकॉज सम रेज वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉलर एंगल। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स के जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो गई एट ए स्मॉलर एंगल से। क्यों? क्योंकि जब एटम के पास पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है, यानी कि प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, जब बाहर से अल्फ़ा पार्टिकल्स आए तो उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्जेस थे तो वो क्या हो गए? रिपेल हो गए। सो देयर इज़ अ रिपल्जन बिटवीन लाइक चार्जेस। तो चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, और प्रोटॉन भी क्या है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव है। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया? रिपल्जन दिखाई। तो इसलिए वो क्या हो गए? स्मॉलर एंगल से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। ही कंक्लूडेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम बिकॉज ओनली 1 रे इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज क्या है? बहुत ही स्मॉल है। जो पॉजिटिव पार्टिकल जो यहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल है, जब भी एक ही रे वापस रिफ्लेक्टेड बैक हुई। अगर इसका पार्टिकल अगर जो है वो न्यूक्लियस का साइज बहुत ही बड़ा होता तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास नहीं हो सकते थे, तमाम के तमाम क्या हो जाते? डिफ्लेक्टेड हो जाते। जबकि यहाँ पर जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ही स्मॉल है एटम से, जब भी एक ही रे जो है वो वापस मुड़ी है पीछे की जाने। ठीक है, ये तो हो गई कंक्लूजन। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने अपनी कंक्लूजन्स की बुनियाद पर अपना मॉडल पेश किया। नंबर फर्स्ट, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है वो न्यूक्लियस कहलाता है और वो कंटेन करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। सेकेंड पॉइंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल घूमते रहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ प्लैनेट अराउंड द सन। थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एन एटम, यानी कि एटम का साइज न्यूक्लियस से बड़ा होता है। ठीक है, किसी भी एटम में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होगा। नंबर फोर्थ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। तो एटम में बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो खाली है। फिफ्थ, एटम एज अ होल इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो है वो खुद एक न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसे न्यूट्रल पार्टिकल है? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नंबर 6, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी। तो आई होप कि आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा कि रदरफोर्ड ने किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
और उसने क्या रिज़ल्ट हासिल किए, जिसकी बुनियाद पर उसने अपना ये मॉडल पेश किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।